नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और श्रोतृवर्ग। अ, मेरी पुस्तक में मैंने सावरकर जी के 15 आरोपों का खंडन किया है, उसका तथ्य रखा है। उसमें से जो प्रसिद्ध आरोप है, जो 2 आरोप है, उसका मैं यहाँ पे विचार उस पे रखता हूँ। जो पहला है वो उनका मर्सी पिटीशंस, माफ़ी पत्र। और दूसरा जो है वो उनका द्विराष्ट्रवाद, टू नेशन थियरी। सावरकर जी ने माफ़ी पत्र लिखे, ऐसे किसी ने ढूंढ के निकाला। जिन लोगों ने सावरकर जी का आत्मचरित्र मेरा आजीवन कारावास पढ़ा है, उनको ये पता होगा कि खुद सावरकर जी ने उनके आत्मचरित्र में कहा है कि हाँ, मैंने इस तरह के पत्र, इस तरह का मैंने आवेदन, पिटिशंस मैंने लिखे थे। उसके पीछे मेरी क्या भूमिका थी, ये पत्र लिखने के बारे में, वो भी खुद सावरकर जी ने उनके आत्मचरित्र में ही लिखा है। उन्होंने नहीं, उनके भाई बाबा राव सावरकर जी ने भी लिखे हैं। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी माई सावरकर, उनकी भाभी येसुवैनी सावरकर, उन्होंने भी मांग की थी कि हमारे पतियों को, हमारे देवर जी को जल्द से जल्द छोड़िए। मतलब ये कोई संशोधक ने कहीं सावरकर जी के मृत्यु के बाद 30-40 साल के बाद ढूंढ के निकाला है आर्काइव्स में जाके, ये ऐसा कोई नहीं है। खुद सावरकर जी ने ही कहा है कि क्या है वो पत्र में, क्या है और उन्होंने पत्र क्यों लिखे। सावरकर जी एक बहुत बड़े उपयुक्ततावादी थे, उनका वो सिद्धांत था। 50 साल में एक जेल में सड़ते रहना, ये सावरकर जी की देशभक्ति की व्याख्या नहीं थी। वो एक एक्टिविस्ट थे, उनको सक्रिय कुछ भारत देश के लिए काम करना था। कुछ भी होके मुझे, उनका कहना था कि कुछ भी होके मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पे सड़ता रहा तो मैं मेरे देश के लिए कुछ कार्य नहीं कर सकूंगा। तो इसके लिए उन्होंने पत्र लिखे कि मुझे जल्द से यहाँ से छोड़ दीजिए। इसके पहले जो मैंने क्रांति कार्य किया है वो सब मैं छोड़ दूंगा, और इसके बाद में संवैधानिक रूप से, जैसे कांग्रेस, गोखले जी और नरम दल के लोग जो करते थे, वैसे मैं कार्य करूंगा। उसके पीछे सावरकर जी ने कहा था कि मैं शत्रुओं को, ब्रिटिश जो हमारे शत्रु थे, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। शत्रु से मैं झूठ बोल रहा था। और मुझे ये बात बताइए कि अगर शत्रु से झूठ कहा, उनको फंसाया, उनको गुमराह किया, तो उसमें कौन सी गलत बात है। सावरकर जी ने उनके जो स्वकीय थे, उनके क्रांतिकारक साथीदार थे, जो हमारे भारतीय देशवासी थे, उनको कभी फंसाया नहीं, उनके साथ कभी उन्होंने द्रोह नहीं किया। ब्रिटिशों ने उनको ऑफर दी थी कि आप अपने जो साथीदार थे क्रांतिकारक कार्य में, अभिनव भारत के या लंदन में, उन सबके आप नाम बता दीजिए, हम आपकी सजा कम कर देंगे या शायद हमको छोड़ भी देंगे। सावरकर जी ने कहा नहीं, मैं किसी के भी नाम नहीं बताऊंगा, हाँ इसके बाद शायद मैं क्रांति कार्य नहीं करूंगा। मतलब सावरकर जी ने स्वकीयों के साथ कभी द्रोह नहीं किया, उन्होंने द्रोह किया तो सिर्फ शत्रुओं के साथ। और ये एक रणनीति होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में खुद के हाथ में कभी शस्त्र नहीं लिया, पर वो मास्टरमाइंड थे महाभारत के। अर्जुन को गाइड किया, पूरे सब पांडवों को गाइड किया, सब स्ट्रैटेजी उन्होंने की। उन्होंने भी महाभारत युद्ध से पहले कौरवों के साथ उन्होंने कुछ तो सुलह करने की कोशिश की थी, वो नहीं हो गई, इसलिए वो युद्ध हो गया। तो ऐसे वो सुलह करने की कोशिश कर रहे थे सावरकर जी ब्रिटिशों के साथ। पर ब्रिटिश भी, उनको पता था कि ये सावरकर जी बहुत डेंजरस है। उनके जो बिल्ला था, बैच था, उस पर भी डी लिखा था इसके लिए। तो ब्रिटिश नहीं फंसे, और ब्रिटिशों ने सावरकर जी को अंडमान से छोड़ा नहीं। सिर्फ उनको अंडमान से, भारत की जो मूल भूमि है, अंडमान ये बेट है, तो उनकी भारत को जो मूल भूमि के 3 अलग अलग जगहों पे उनको शिफ्ट कर लिया है। सिर्फ अंडमान से सावरकर जी की माफी मांगने की वजह से मुक्तता कभी भी नहीं हुई है। ब्रिटिशों ने एक जेल कमेटी स्थापन की थी 1921 में। उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था कि अंडमान की ये पूरा जो हवामान है, वातावरण है, ये ब्रिटिश अधिकारों के लिए बहुत हानिकारक है। तो जल्द से जल्द ये अब कारागृह बंद कर दीजिए, और यहाँ के जो कैदी है उनको भारत में शिफ्ट कर दीजिए। तो उस पे सबसे लास्ट में नाम था सावरकर ब्रदर्स का। उनके बड़े भाई भी वहां पे थे, बाबाराव सावरकर, गणेश सावरकर। तो उनको 2021 में वहां से भारत में शिफ्ट कर दिया। पहले वो कोलकाता में थे, बाद में रत्नागिरी के जेल में थे, बाद में लास्ट में वो येरोडा में थे, पुणे में। वहां पे उनको उन्होंने वो ट्रीटी साइन की, कंडीशनल ट्रीटी थी कि आप रत्नागिरी में स्थानबद्ध रहेंगे, वहां से आप बाहर नहीं जा सकते, और राजकारण में आप भाग नहीं ले सकते, उस पर कुछ लिख भी नहीं सकते, आप राजकीय कुछ व्याख्यान भाषण भी सुन भी नहीं सकते। एक रत्नागिरी में दो तीन नेताएं थे, राजकीय नेता थे, उनकी वहां से उन्हें चर्चा की सावरकर जी से, और उनका तभी भाषण था, राजकीय भाषण था रत्नागिरी में। तो सावरकर घर पे चले गए।
क्योंकि उन पे पाबंदी थी कि आप सुन भी नहीं सकते। तो 1924 में उनको उनको वहां से रिलीज किया, और उनको रिलीज क्यों किया 1924 में, कंडीशनल रिलीज, क्योंकि उनके जो छोटे भाई थे नारायण राव सावरकर ने, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। मुंबई के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट या जिला के उसमें वो अध्यक्ष भी थे नारायण राव सावरकर। वो संघ के स्वयंसेवक भी थे, हिंदू महासभा के भी कार्यकर्ता थे वो। तो उन्होंने एक स्वाक्षरी मुहिम जारी की थी कि जल्द से जल्द इनको छोड़ने के लिए। कांग्रेस का हर साल का वहां एक 15-16 के बाद का हर अधिवेशन का में ठराव होता था कि सावरकर बंधुओं की मुक्तता की जाए। महात्मा गांधी जी ने उनके यंग इंडिया में वीर सावरकर ऐसा उनका उल्लेख करके से जल्द सावरकर बंधुओं के अभी उनको मुक्त करना चाहिए ऐसे लिखा है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, उनके समग्र वांग्मय में ही लिखा है महात्मा गांधी के। उसका सब डेट बीट वगैरह सब मैंने मेरे पुस्तक में कोट किया है। मतलब सावरकर कांग्रेस, उनके भाई महात्मा कांग्रेस जी, सावरकर जी के भाई और महात्मा गांधी जी, सभी ने मांग की, इसके लिए ब्रिटिशों ने उनको कंडीशनली रिलीज किया है, और 1937 में उनको अनकंडीशनली रिलीज कर दिया। और ये सिर्फ सावरकर जी ने ऐसे पत्र लिखे थे क्या? तो नहीं, बारेंद्र कुमार घोष थे, अरविंद घोष, योगी अरविंद जी के छोटे भाई, सचिंद्रनाथ सन्याल, उन्होंने भी ऐसे पत्र लिखे, उनकी मुक्तता हो गई, पर सावरकर जी की मुक्तता नहीं हुई। और सावरकर जी ने उनके हर पत्र में ये कहा है कि सिर्फ मुझे मुक्त मत कीजिए, इस अंडमान के और भारत भर के और भारत के बाहर जो अटके हुए जब सब क्रांतिकारक भारतीय कैदी है, जैसे गदर पार्टी के थे, बहुत सारे वहां पे पंजाबी क्रांतिकारक भी थे बाहर में अटके हुए, इन सभी को मुक्त कर दीजिए। और मेरी वजह से आपको उनकी मुक्तता में आपत्ति हो रही हो तो मुझे और मेरे भाई को अंडमान में ही रख दीजिए, पर उन सभी की मुक्तता कर दीजिए। और ये सब ऑन रिकॉर्ड है, उनके सब पत्र मैंने पढ़े हैं, सब पत्र मेरे पास है, उनके 7 पत्र है, सब पत्र है, उनके भाभी के पत्र है, उनकी पत्नी के पत्र है, उनके भाई के पत्र है। कहीं भी उन्होंने शरणागति नहीं बोली, ऐसे नहीं कहा कि मुझे मैं सबको सब नाम बता दूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, ऐसे कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सभी को मुक्त कीजिए, मुझे अकेले को मुक्त मत कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सावरकर जी की तो वहां से तो मुक्तता हुई नहीं, उनको शिफ्ट किया 1924 1937, उसके मैं डिटेल में नहीं जाता, थोड़ा समय की पाबंदी है। और बारेंद्र कुमार घोष का आपको पता होगा कि वो सो कॉल्ड तथाकथित माफी पत्र पर मांग के वो बाहर चले गए, फिर से उन्होंने क्रांति कार्य किया, फिर से वो अंडमान आ गए, फिर से उन्होंने माफी पत्र, सो कॉल्ड माफी पत्र मांगा, और फिर से बाहर चले गए। सावरकर जी का ये स्ट्रेटेजी थी, कितने माफी पत्र देने पड़े तो मैं दूंगा, पर मुझे बाहर जहां से पढ़ना है और मुझे कुछ सक्रिय कार्य करना है। जैसे सावरकर जी ने रत्नागिरी में जाके समाज क्रांति कार्य किया, गुप्त क्रांति कार्य भी किया। वासुदेव बळवंत गोगटे जिन्होंने हॉटसन पे हमला किया था, उनको प्रेरणा सावरकर जी ने दी थी। बड़ी चौहान जो उनके एक वहां पे सहकारी थे, उन्होंने भी ब्रिटिशों पे हमला किया था। और ऐसे बहुत सारे, भगत सिंह के फांसी होने के बाद उन्होंने घर पे काला झंडा लहराया था। मतलब वो उनके पाबंद भी थी, पर तभी उन्होंने गुप्त तरह से क्रांतिकारियों को बहुत सारा समर्थन भी दिया था। तो मतलब ये माफी पत्र ये कोई न्यू इन्वेंशन नहीं है, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन हिज ऑटोबायोग्राफी, बट कुछ लोग पढ़ते नहीं है, इसके लिए ऐसे आरोप करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि शत्रु को गुमराह करना ये कोई पाप है। स्वकीय को गुमराह करना, स्वकीय से झूठ कहना, ये पाप होता है। शत्रु से वो कैसे महाभारत में जो है कि अगर शत्रु से झूठ बोलो तो वो अधर्म नहीं होता, स्वकीय से झूठ बोलेंगे वो अधर्म होता है। अभी हम जाएंगे उनके टू नेशन थियरी के बाद पास। सावरकर जी का वो एक ही उनका शब्द सेंटेंस है कि 1937 कर्णावती के हिंदू महासभा के भाषण में, कि आज भारत में हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं। ये लोग वही कोट करते हैं, वो कहते हैं कि सावरकर जी ने टू नेशन थियरी का उन्होंने ठहराव किया, वो उन्होंने उसका पुरस्कार किया, और उनकी उस स्टेटमेंट की वजह से भारत का बंटवारा हो गया। सबसे पहले टू नेशन थियरी किसने रखी, उसका इन्वेंशन कह सकते हैं तो वो थे सैयद अहमद, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ के संस्थापक थे। उसके बाद मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा जो उसके जो गीतकार थे वो, उन्होंने उनका जो काव्य है वो बाद में चेंज कर दिया था। पहले वो भारतवादी थे, बाद में वो मुस्लिम लीग के समर्थक होने के बाद उन्होंने उनका काव्य भी चेंज कर दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने बाद में कन्वर्ट कर दिया काव्य। बाद में 1940 में लाहौर के अधिवेशन में जिन्ना ने ठहराव किया। सावरकर जी ने क्या कहा था, उसके पहले और पीछे सेंटेंस के पहले और सेंटेंस के बाद उन्होंने कहा था कि
आज भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। ये फैक्ट है, ये वास्तव है, पर हमें इसका स्वीकार करना चाहिए। क्यों? कि अगर हमने उसको स्वीकार नहीं किया तो हम उस पर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो मैं उदाहरण देता हूं। समझो एक कोई मरीज है, डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने उसको डायग्नोसिस किया कि आपको कैंसर हुआ है, और उसने कहा कि मुझे कैंसर हुआ ही नहीं है, मुझे डायबिटीज हुआ है, आप डायबिटीज के मुझे उस पर उपचार कीजिए। तो उसका कैंसर कभी भी क्योर नहीं हो सकता। कैंसर पे डायबिटीज के जैसे उपचार नहीं हो सकते, क्योंकि वो कुछ मरीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मुझे कैंसर हुआ है। जैसे आपको वहां पे तभी का रोग क्या था, भारत का दो राष्ट्र, ये आपका रोग था, तो उसको स्वीकार करना चाहिए था। आप स्वीकार करने के बाद ही उस पर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आपका और एक उदाहरण देता हूं स्पष्टता के लिए। समझो एक कोर्ट में जज है, उन्होंने एक समझो चोरी का एक स्पीच से इंजाम है। चोर ने कहा कि बाबा हाँ मैंने चोरी की, तो जज उस पर निर्णय देते हुए जज ने कहा उसको कि बाबा आप चोर हो, आपने चोरी की है, इसके लिए मैं आपको 2 साल की सजा देता हूं। जब जज कहता है कि आप चोर हो और आपने चोरी की है, मतलब वो जज उसके चोरी का समर्थन नहीं करता, वो वास्तव बोलता है कि हाँ ये चोर है, उसने चोरी की है, ये वो वास्तव बोलता है। उस पर सोल्यूशन क्या देता है, ये फिर ना करे इसके लिए उसको सजा देता है। इसके लिए सावरकर जी ने कहा था ये रोग है, ये दो राष्ट्र का रोग हमें यहाँ पे जड़ा है, इसको फैक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, और उस पर सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूं। वो क्या है कि कभी भी ये रोग का आप पुरस्कार और समर्थन मत कीजिए। सावरकर जी ने दो राष्ट्र का रोग का जो फैक्ट आपके सामने रखी थी, सावरकर जी ने कभी भी द्विराष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का, टू नेशन थियरी का कभी भी समर्थन नहीं किया, कभी भी उसका पुरस्कार नहीं किया। उसी भाषण में सावरकर बाद में कहते हैं कि मेरे सपनों का भारत क्या है, तो जिस भारत में हिंदुओं को, मुसलमानों को, कोई भी भारत नास्तिक हो, कोई भी हो, सबको समान अधिकारी होंगे। हम बहुसंख्यक है, इसके लिए हमें कोई भी विशेष अधिकार नहीं चाहिए। पर अगर मुसलमान या कोई भी क्रिश्चियन लोग अल्पसंख्यक है, तो उनको भी हम वो अल्पसंख्यक है इसके लिए विशेष अधिकार नहीं देंगे। जो अधिकार हमें है वही अधिकार हम उन्हें भी देंगे। भारत की संसद में कोई भी प्रवेश करेगा तो वो कोई भी हो, जात धर्म का हो या नास्तिक हो, कोई भी हो, वो सिर्फ भारतीय कहलाया जाएगा। और मेरे हिंदू राष्ट्र का सपना भी यही है। सावरकर ने हिंदू राष्ट्र का जो एक संविधान लिखा था, वो संविधान और भारत का संविधान एक ही है। भारत के हिंदू राष्ट्र का सावरकर संविधान में सावरकर जी ने कहा है कि मेरे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिद, उनके मदरसे रखने के लिए पूरी परमिशन होगी, उसके लिए गवर्नमेंट उनको डोनेशन भी देगी। पर मेरा एक ही उसमें कंडीशन है कि वहां पे नॉन मुस्लिम लोगों के खिलाफ कोई भी गलत बात सिखानी नहीं चाहिए। ये एक ही कंडीशन है मेरी। मतलब सावरकर जी के हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को मदरसे के लिए डोनेशन मिल सकता है। कुछ सावरकर जी कह रहे हैं, उनके भाषण में ही कह रहे हैं हिंदू महासभा के। उनके अब सब, जैसे डॉक्टर गोडबोले जी ने कहा कि उनके आप वो 6 भाषण पढ़ी है हिंदू राष्ट्र दर्शन के, उन्हें पूरी तरह स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंदू राष्ट्र मतलब उनका सावरकर जी का भी भारत ये शब्द को विरोध नहीं था। उनकी जो व्याख्या है वो व्याख्या क्या है, आ सिंधु सिंधु परंता यस्य भारत भूमिका। हिंदू भूमिका, हिंदू राष्ट्र भूमिका, हिंदुस्तान भूमिका नहीं कह रहे वो भारत भूमिका। मतलब हिंदू की व्याख्या करते हुए भी तो भारत शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे आज हम भारत कहते हैं या इंडिया कहते हैं, वैसे ही वो इंडिया भारत कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे, हिंदू राष्ट्र कहते थे। वो हिंदू राष्ट्र का उसने पुरस्कार क्यों किया कि तभी हिंदुओं को, वो हिंदू है इसके लिए उन पे अत्याचार और उन पे अन्याय हो रहे थे, इसलिए सावरकर जी ने हिंदू संगठन का पुरस्कार किया था। सावरकर जी ने कहा आप मुसलमान हो, आप क्रिश्चियन हो, इसके लिए मैं हिंदू हूं। अगर आप बोलोगे मैं मानव हूं तो मैं भी मानव हूं। उनका जो एक उनका सहकारी था लंदन में, गाय अल्ड्रेड, वो ब्रिटिश था, पर वो पहला ऐसा ब्रिटिश था कि उनको भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उनको वहां पे कारावास हुआ था। तो 1950 में उन्होंने उनका एक पत्र लिखा सावरकर जी ने। उन्होंने कहा कि आपको शायद लगता होगा कि मैं अभी हिंदू संगठन और हिंदू राष्ट्र का पुरस्कार कर रहा हूं, तो शायद मैं संकुचित हुआ होऊंगा, पर आपको मैं कहता हूं कि मेरा अंतिम लक्ष्य मानवता ही है। पर वो मानवता को जाने की जो सीढ़ी जो होती है, वो सीढ़ी है, वो मेरी हिंदुत्व है। मैं उसको स्किप नहीं कर सकता। मेरा जो टेम्पररी जो मेरा धोरण है वो हिंदुत्व है, पर मेरा अंतिम लक्ष्य मानवता ही है। और मेरा तो अंतिम लक्ष्य ये है कि
पूरी सारी पृथ्वी एक राष्ट्र हो, मंगल दूसरा राष्ट्र और चांद तीसरा राष्ट्र। ये मेरे पूरे पूरी पृथ्वी को की एकता, मानव की एकता, ये मेरा सपना है। पर मुझे ये पता है कि अगले 500 साल में राष्ट्रवाद खत्म नहीं होने वाला, इसके लिए मैं राष्ट्रवाद का पुरस्कार कर रहा हूं। मतलब सागर जी का एक वो प्रसिद्ध पत्र भी है, अगर मुसलमान उनका इस्लामत्व छोड़ देंगे, क्रिश्चियन उनका क्रिश्चियत्व छोड़ देंगे, पारसी उनका पारसीत्व छोड़ देंगे और जू उनका जूत्व छोड़ देंगे, तो मैं भी सबसे पहले मेरा हिंदुत्व मानवता में विलीन कर दूंगा। और समय की पाबंदी है, तो मैं और एक दो बात बोल के मेरी वाणी को विराम देता हूं। पहली बात तो अभी दो दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए थे और उन्होंने साबरमती आश्रम में गांधी के उनको लेके गए, तो विरोधकों ने ऐसे आलोचना की, देखो जो नरेंद्र मोदी आप उनको सावरकरवादी कहते हैं, वो दिखाने के लिए वो अंडमान उनको लेके नहीं गए, वो उनको लिखने के लेके गए, वो गांधी को दिखाने के लिए गए। मतलब गांधी की जो वैश्विकता है, मानवता जो है, वो सावरकर से बड़ी है। गांधी जी महान ही थे, वो देशभक्त थे, मैं उनको भी उनका सम्मान करता हूँ, पर मैं सावरकर जी का भी सम्मान करता हूं, मैं दोनों का सम्मान करता हूं, गांधी जी, सावरकर, आंबेडकर, सबका सम्मान करता हूं मैं। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र जी मोदी गांधी जी का नाम लेते हैं, उनको साबरमती आश्रम में लेके जाते हैं, और वही नरेंद्र जी मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, शत्रु का हृदय परिवर्तन नहीं करते वो। ये क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये गांधीवाद नहीं है, ये सावरकरवादी है। मतलब हम नाम गांधीवाद का ले रहे हैं और हम अनुकरण सावरकरवाद का कर रहे हैं। ये हमें यही चाहिए, गांधीवाद सावरकर। हमें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए गांधीवाद की बहुत जरूरत है। यहाँ पे आपको हमें कोई शासन के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट करना हो तो पूरी अहिंसात्मक मार्ग से करना चाहिए, पर बाह्य शत्रु जो है, फॉरेन जो हमारे परकीय आक्रामक है, उनसे हमें टैकल करने वक्त हमें शत्रु और हाथ में शस्त्र लेने चाहिए। हमें मतलब कॉमन पीपल को नहीं, हमारे वो पुलिस है, सैनिक है, वो हिंसा का उपयोग करेंगे परकीय शत्रु के खिलाफ लड़ते वक्त। मतलब हमें फॉर इंटरनल वी हैव टू फॉलो द गांधी, एंड फॉर एक्सटर्नल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, वी हैव टू फॉलो द सावरकर। और सबसे अंत में ये मैं कहूंगा कि कल ही मैंने एक बात सुनी, महाराष्ट्र के विधानसभा में गौरव करते हुए एक कांग्रेस के जो नेता ने कहा कि बाला साहेब थोरात, शायद उनका नाम, उन्होंने कहा था कि हम लोग अभी जो सम्मान कर रहे हैं, ये 1910 साल के सावरकर का सम्मान कर रहे हैं, वो क्रांतिकारक सावरकर थे, वगैरह वगैरह। ऐसे ही एक वहां पे इंसिडेंस हुआ था पूना में, सब समाजवादी लोगों ने, उसमें एसएम जोशी भी थे, उन्होंने सावरकर जी का सत्कार किया था 1941-42 की कुछ तो साल की बात है। उन्होंने सत्कार करते उन्होंने कहा था कि ये जो हम अभी सत्कार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, ये 1910 साल के सावरकर का सम्मान है। मतलब तभी सावरकर क्रांतिकारक थे, उन्होंने तभी हिंदुत्व ग्रंथ लिखा नहीं था, हिंदू राष्ट्र का उद्घोष नहीं किया था, ऐसे सावरकर का हम सम्मान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1910 साल में भी जो क्रांतिकारक सावरकर थे, उनके साथीदार थे, उन्हीं को कांग्रेस और उनके जो नरम दल के लोग उनको कहते थे मिसगाइडेड पैट्रियट। सावरकर जी खड़े हो गए उत्तर देने के लिए भाषण को। उन्होंने पहली बात कही कि अभी आज 1940 साल है, 1910 साल के सावरकर समझने के लिए आपको 30 साल लगे, शायद 1940 साल के सावरकर समझने के लिए आपको और 50 या 100 साल लग सकते हैं। मैं रुकने के लिए तैयार हूं, पर आपको तभी भी समझ आना चाहिए। मुझे लगता है अभी वो समय आ गया है कि अभी हमें सावरकर समझ सकते हैं, हमें समझ लेना चाहिए। और ये इसके लिए ऐसी सत्र और ऐसे कार्यशाला होती रहनी चाहिए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे मुझे वो संधि उपलब्ध करके दी, और यहाँ पे जो अभ्यासक है उन्होंने इस सब सत्र में अच्छी तरह से उपस्थिति की। स्वतंत्र वीर सावरकर का जो कल आत्मार्पण दिन हुआ, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।